नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको एनसीईआरटी से इसमें थ्योरी कराने वाला हूँ, जिसमें आपको रेलवे जो भी एग्ज़ाम होता है रेलवे का, यानी अदर एग्ज़ाम ऐसे डीआरडीओ, सारे क्वेश्चन आपको नेत्र से संबंधित यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र है एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। श्वेत मंडल कार्निया, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इस सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र संरचना। परितारिका, पुतली, कार्निया, नेत्रोद, पक्षाभि पेशियाँ, पेशियाँ, क्रिस्टली लेंस, दृष्टिपटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंधबिंदु, दृक तंत्रिका, कछाप, द्रव। दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मानव दृष्टि 25 सेंटीमीटर अनंत तक देख सकती है। समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमाभि पेशियाँ शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पक्षमाभि पेशियाँ सिकुड़ती हैं, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न करने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु, इस वाले में देखेंगे फ्रेंड आप यहाँ पे, और निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र इस बी वाले में, और इसके बाद निकट दृष्टि दोष का संशोधन आपको सी वाले डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष
उत्पन्न होने के कारण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण: इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु: साधारण नेत्र पिंड का स्पष्ट प्रतिबिंब एन निकटतम बिंदु पर, यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड दिख रहा होगा, एन डैश पर धुंधला प्रतिबिंब होता है, एन पर स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, एन पर स्पष्ट प्रतिबिंब। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन: जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कारण है पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण है: इसके उत्तल व अवतल लेंस दोनों के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः दो ही फोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ: इससे हमें त्रिविमीय चाक्षुषी यानी कि 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण: सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। 7 रंग हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। श्वेत प्रकाश यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। एक सीधा ट्रायंगल है और एक उल्टा ट्रायंगल है। ऊपर की जो साइड है रेड है, नीचे की साइड है बैंगनी, जिसको हम विबग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करता है। यानी कि विबग्योर से आप इसको जो कलर हैं इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। विक्षेपण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, तरंग दैर्घ्य का। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, यानी कि ये रेड है जो कम झुक रहा है, जबकि ये जो बैंगनी है आपको इस नीचे तक इसमें बेंड हो रहा है। कांच का प्रिज्म: आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्हें श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन: प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व फ्रेट होते हैं। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण। विचलन कोण: आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेपक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वर्षा की बूंद लाल बैंगनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन: वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव: गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का
परिवर्तित होना, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तन हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है, अतः क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति में कोई ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तारे की आभासी स्थिति, तारा किरण का मार्ग, बढ़ता हुआ अपवर्तन, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु सोर्स के समान प्रतीत होता है, जो कि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के लंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिगणना टिंडल प्रभाव कहलाती है। उदाहरण, जब कुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म सेल से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यानी कि जब कुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। रेले का नियम। प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय लैम्डा की लैम्डा रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे आपको लैम्डा प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा नेत्र का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।